अरे मिंटू, कहाँ जा रहे हो? सर, पालमपुर जा रहा हूँ। पालमपुर? क्यों? सर, ये इकोनॉमिक्स में पालमपुर समझ में नहीं आ रहा सर। बार बार मैं पढ़ रहा हूँ बट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सोच रहा हूँ वहीं जाके लोगों से पूछ लूंगा। अरे यार, ये तो चैप्टर आसान है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ना ये। हाँ सर। आपको आता है? हाँ, मैं बता सकता हूँ। सर प्लीज बता दो सर। मुझे पालमपुर नहीं जाना पड़ेगा। अरे अरे, तो पैलमपुर तो वैसे भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम आराम से अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। तो देखो, ये जो चैप्टर है, ये इकोनॉमिक्स का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक बार ये समझते हैं कि ये इतना इंटरेस्टिंग नाम क्यों रखा गया है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सर, यही तो नहीं समझ में आ रहा। तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो ना। तुम तो सब चीजें मुझसे ही पूछ लेते हो। सर, आप कितने समझदार हैं। देखो, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं सोसाइटी की इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है कि उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। जैसे पहले की सोसाइटीज में कम प्रोडक्शन होता था, आज की सोसाइटी में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, उतनी ज्यादा उस सोसाइटी की इकोनॉमी और ग्रो करेगी। ठीक है। तो प्रोडक्शन जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि कितनी सोसाइटी ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही है। ठीक है। अब इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया में तो ज्यादातर विलेजेस है, सिटीज बहुत कम है। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी समझना है तो हमें उसके विलेज की इकोनॉमी से समझना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें इंडिया के एक विलेज को समझना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि एक विलेज क्या होता है, उसकी सोसाइटी कैसी होती है, उसमें क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? एक विलेज दिया गया है, पालमपुर विलेज। ठीक है। उस विलेज के अंदर बताया जाएगा कि उस विलेज के अंदर क्या है, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इस विलेज को यूज करके इकोनॉमिक्स को समझाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। ओके। इसीलिए इन्होंने इसको इस तरह से लिया है कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और ये सही तरीका भी है समझाने का। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो तुम ये समझोगे कि जो पालमपुर विलेज है उसकी लाइफ कैसी है, क्या होता है। तुम विलेज गए हो वैसे कभी? सर, मेरी नानी रहती है विलेज में। तो मैं जाता हूँ हर गर्मी की छुट्टियों में, बट मैं तो मस्ती करके आ जाता हूँ, मुझे तो पता नहीं वहां पर क्या होता है। अब तुम एक विलेज जब पढ़ोगे ना, उसके बाद जब जाओगे नानी के घर, तब जरूर ऑब्जर्व करना कि वहां पर किस तरह की कंडीशन है। डेफिनेटली सर, मैं डेफिनेटली ऑब्जर्व करूंगा। तो सबसे पहले तुम पढ़ोगे कि लाइफ कैसी है। इससे तुम्हें एक विलेज का आइडिया लगेगा कि इंडिया के विलेजेस में किस तरह की लाइफ होती है। फिर तुम पढ़ोगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है। और प्रोडक्शन के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, उसका एम क्या है प्रोडक्शन का, और उसके लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। क्योंकि जब प्रोडक्शन होगी तभी तो विलेज डेवलप करेगा और सिटी भी डेवलप करेगा। थर्ड थिंग जो तुम इसमें पढ़ोगे, अब प्रोडक्शन जो होती है ना, वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो होती है फार्मिंग में प्रोडक्शन हो सकती है इंक्रीज। एग्रीकल्चर जो होता है, हमारे इंडिया में तो एग्रीकल्चर ही ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉय कराता है अभी भी। तो प्रोडक्शन के अंदर फार्मिंग होती है, एक नॉन फार्मिंग होती है। ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता ही है, विलेज के अंदर तो ज्यादातर फार्मिंग ही होती है। ठीक है। तो जो फार्मिंग होती है, ठीक है, उसमें व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिससे हम एक विलेज के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं फार्मिंग के अंदर। फिर तुम ये पढ़ोगे। ठीक है। तुम ये भी पढ़ोगे कि फार्मिंग के अंदर अब पैसा तो चाहिए ही होता है। तो फार्मर्स जो है, उस पैसे को कहते हैं इकोनॉमिक्स में कैपिटल। तो फार्मर्स कैपिटल कहाँ से लेकर आते हैं। ठीक है। ये तुम फार्मिंग के बारे में पढ़ोगे।
ठीक है। नॉन फार्मिंग में तुम पढ़ोगे कि कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। नॉन फार्मिंग मतलब जिसमें हम एग्रीकल्चर में नहीं है, किसी और एक्टिविटी में है और उस एक्टिविटी से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है विलेज। ठीक है। तो वो कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो विलेजर्स कर सकते हैं, विच आर नॉट फार्मिंग। ठीक है। बट ये सब कुछ सिटी से रिलेटेड नहीं है, ये विलेज से रिलेटेड है। ठीक है। फार्मिंग भी विलेज में, नॉन फार्मिंग भी विलेज में। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस। अभी भी आज भी यहाँ ज्यादातर विलेजेस ही है। तो अगर हम विलेज की लाइफ को नहीं समझेंगे, वहां पर किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हमें अच्छे से इंडिया की इकोनॉमी के बारे में नहीं समझ में आएगा। ठीक है। वाह सर, इससे मुझे काफी कुछ समझ में आ गया। हाँ हाँ। ठीक है। अब हम फर्स्ट थिंग पढ़ेंगे पालमपुर के बारे में। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, टाइप ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। देखो, हम वो चीजें पढ़ेंगे जो इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। ठीक है। तो पालमपुर एक गांव है। सबसे पहला जो चीज दिमाग में आती है वो ये आती है कि क्या पालमपुर आसपास के बड़े गांव या शहरों से कनेक्टेड है या नहीं है। क्यों, अगर वो कनेक्टेड नहीं होगा तो वो जो भी मान लो फार्मिंग में प्रोड्यूस हो रहा है या नॉन फार्मिंग में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको वो बेचेगा कैसे बड़े गांव या शहरों में। क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादा लोग तो शहरों या बड़े गांव में रहते हैं, तो वहीं पर लोग उनकी चीजें खरीद सकते हैं। तो उन लोगों का वहाँ उन तो इसलिए पालमपुर का उनसे वेल कनेक्टेड होना जरूरी है। तो पालमपुर जो ये गांव है, इट इज वेल कनेक्टेड विद रायगंज एंड अदर विलेजेस, टाउन्स। ठीक है। अब अगर वेल कनेक्टेड है तो डिस्टेंस कितना है रायगंज से, तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि ज्यादा नहीं है। ठीक है। और क्या रोड्स हैं, यस। इसे कहते हैं ऑल वेदर रोड। मतलब ऐसी रोड्स, पक्की रोड्स जो हर वेदर में चलती काम करती है, मतलब टूटती नहीं है। सो ऑल वेदर रोड, इट इज कनेक्टेड टू रायगंज। रायगंज से कैसे कनेक्टेड है, विद ऑल वेदर रोड्स। ठीक है। अब ये हो गया उसकी कनेक्टिविटी के बारे में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है। तो वहां पर क्या है, रोड्स के रोड का सिस्टम है, रोड की फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब पालमपुर के अंदर है। ठीक है। हो सकता है तुमने ऐसी मूवीज देखी हो जहाँ विलेज में सब ना हो, ऐसे बहुत कम विलेजेस है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट है आज भी ऐसे विलेजेस। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर विलेज पालमपुर में, इरिगेशन की फैसिलिटी है, स्कूल है। ठीक है। हेल्थ सेंटर है। ये सब फैसिलिटीज हैं। अभी हम इन बिलिंग को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो पालमपुर के अंदर बुलक कार्ट चलती है। बट ऐसा नहीं है सिर्फ बुलक कार्ट ही चलती है, वहां मोटरसाइकिल भी चलती है। ठीक है। जीप चलती है, ट्रैक्टर चलता है, ट्रक भी चलता है। ठीक है। ये वो चीजें हैं जो विलेजर्स को चाहिए होती हैं। ठीक है। जो गरीब लोग हैं वो तो बुलक कार्ट से ही, अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो बुलक कार्ट से ही ट्रेवल करेंगे। फिर स्कूल्स में देर आर टू। अब विलेज में समझो पॉपुलेशन कम होती है, जैसे पालमपुर में कितनी पॉपुलेशन है, टोटल 450 फैमिलीज ही हैं। देखो काफी कम पॉपुलेशन है। ठीक है ना। तो स्कूल्स क्या है, देर आर ओनली 2 प्राइमरी स्कूल्स। तो प्राइमरी क्लासेस जो होती हैं फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक, देर आर ओनली 2 स्कूल्स जहाँ पर फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक है। ठीक है। एंड 1 हाई स्कूल, इसमें 10th तक होगी क्लास। ठीक है। अगर इससे आगे पढ़ना है तो बच्चों को इधर जाना पड़ेगा, और अगर इससे आगे पढ़ना है तो फिर बच्चों को पालमपुर विलेज से निकल के बाहर के बड़े विलेजेस या सिटीज में जाना पड़ेगा। ठीक है।
अब देखो इसमें पॉपुलेशन कितनी है और यहाँ की सोसाइटी कैसी है पालमपुर की। ठीक है, 450 फैमिलीज हैं और ये इसमें डिफरेंट कास्ट है, अलग अलग कास्ट इसमें है। ठीक है, 80 अपर कास्ट जो सब पावरफुल होती है सबसे ज्यादा, 80 अपर कास्ट फैमिलीज है। और क्या ये रिच है पुअर है? यस ये रिच है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लैंड जो है वो इन्हीं के पास है। जो सबसे गरीब होते हैं, जो सबसे गरीब होते हैं वो होते हैं एससीज। एससीज जो है वो 1/3 है पॉपुलेशन के, इन्हें दलित कहते हैं। ये किस तरह, ये कैसे, इनकी कंडीशंस क्या है? दे लिव इन स्मॉल हाउसेस, स्मॉल हाउसेस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। इस तरह के जो छोटे छोटे घर होते हैं उनमें रहते हैं। ठीक है, और इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं होती। ठीक है, फिर फाइनली स्कूल्स का मैंने बता दिया। एक हेल्थ का भी होता है कि एक होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसमें बेसिक बेसिक जो चीजें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, और अगर बच्चों को बीमारी, बेसिक बीमारियां हो जाती हैं किसी को, तो वो उनका इलाज होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, दैट इज सेटअप बाय गवर्नमेंट। एक वो है यहाँ पर। ठीक है, एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो इलाज फ्री होता है या बहुत ही कम कॉस्ट पे होता है। अगर मान लो रिच लोग हैं, वो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो दे कैन गो टू डिस्पेंसरी। ठीक है, तो हेल्थ के लिए ये, तो इससे तुम्हें एक आइडिया मिलता है इस विलेज को देखकर कि किस तरह की एक लाइफ है वहां पर। कुछ कुछ सिटीज जैसा भी है, जैसे स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर है, बट इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर सोसाइटी को देखें तो डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। अपर कास्ट पीपल बहुत पावरफुल है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लैंड उन्हीं के पास है। एससीज की कंडीशन अच्छी नहीं है, दे लिव इन स्मॉल हाउसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, बुलक कार्ट से लेके ट्रक तक, ये सब चीजें हैं। इससे एक हमें आइडिया मिलता है कि पालमपुर का विलेज कैसा है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी कि प्रोडक्शन क्या होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स का एम है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाना। तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन का एम क्या है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का पर्पस होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली जो चीजें जो लोगों को चाहिए होती हैं। ठीक है, तो हमने घर में देखो कितनी सारी चीजें होंगी। ठीक है, सो दीज बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फॉर which are needed by people, that is called production। ये तो बड़ा बेसिक है, ये तो समझ में आता है। ठीक है, हमारा मकसद इकोनॉमिक्स में यही है कि किस तरीके से एक कंट्री की, एक विलेज की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। तो उसके लिए अब प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो सबसे पहले ये तो पता चले कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। अगर एक फार्मिंग हो रही है, ठीक है, तो फार्मिंग के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी, नॉन फार्मिंग है उसके लिए भी चीजें चाहिए होंगी। तो वो क्या चीजें चाहिए होती है? तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए होता है। ठीक है, फर्स्ट इज लैंड। अगर फार्मिंग आप कर रहे हो तो लैंड चाहिए। अगर आप नॉन फार्मिंग कर रहे हो, नॉन फार्मिंग मतलब जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रहे हो, तो भी आपको लैंड चाहिए। लैंड चाहिए होती है एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वाटर, मिनरल्स। फार्मिंग में मिनरल्स नहीं चाहिए होगा, बट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप फैक्ट्री लगाए हैं तो आपको चाहिए होगा। फार्मिंग में वाटर चाहिए होगा, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ठीक है, सेकेंड इज लेबर। लेबर, देखो हर तरह की इंडस्ट्री होती है। अब एग्रीकल्चर है, उसमें तो अनस्किल्ड लेबर भी चल जाएगी, मैनुअल लेबर भी चल जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लो फैक्ट्री है, उसमें तो स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, वो लेबर जिसे अच्छे से काम आता हो। मैनुअल लेबर वो जो हाथों से काम करती है,
अनस्किल्ड लेबर भी होगी तो भी वो चल जाएगी उधर। ठीक है, तो हर तरह की प्रोडक्शन के लिए, फार्मिंग है नॉन फार्मिंग है, उसके लिए अपनी अलग तरह की लेबर चाहिए होती है। थर्ड इज फिजिकल कैपिटल। इसका क्या मतलब है? अब आप अगर कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो सीड्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, वेल्स खोदने पड़ेंगे। या आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो भी आपको फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा चाहिए होगा, मशीन लगानी पड़ेगी, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो उसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है, अभी फिजिकल कैपिटल जो होती है दो पार्ट में देखी जाती है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो फिक्स रहती है, जो आपके पास फिक्स रहती है, जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके पास एक तरफ खड़ी रहती है। ठीक है ना, ये आपसे कोई लेके नहीं जा सकता, आपके पास फिक्स्ड है। ठीक है, दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है कि रोजमर्रा के काम में कभी जैसे रोजमर्रा के काम में ये चीजें यूज होती हैं और यूज होके खत्म हो जाती हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, मनी एट हैंड हो गया। मतलब अभी कितना पैसा है, अभी उसको मान लो एक फार्मर है, ठीक है, उसे अभी किसी से उसने पैसा बोरो किया था, किसी को पैसा देना है तो उसको वो पैसा चाहिए, तो वो वर्किंग कैपिटल में आ सकता है। या उससे बढ़िया एग्जांपल है फैक्ट्री में जैसे रॉ मटेरियल यूज होता है तो वो वर्किंग कैपिटल में आ रहा है। ठीक है, इसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये समझने की जरूरत है कि फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दो तरह की कैपिटल होती है जिसमें पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। अब आप ये सब चीजें हैं लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है, आपके पास ऐसे लोग ही नहीं है जो इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके, अच्छे से कर सके। तो यू नीड ए ट्रेन्ड एम्प्लॉय जो कि एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, नॉलेज हो जिनके पास। ठीक है, तो फोर्थ थिंग यू नीड इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो दीज आर द फोर थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर एफिशिएंट प्रोडक्शन। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको ये चार चीजें चाहिए। ये एक बेसिकली थ्योरी है इस चैप्टर की जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम दो तरह की प्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले हम फार्मिंग पढ़ेंगे कि फार्मिंग में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है, और फिर हम नॉन फार्मिंग में पढ़ेंगे कि उसमें कैसे प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है, दोनों विलेजेस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मिंग। हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट मतलब किस तरीके से, किन किन तरीकों से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, फार्मिंग को, व्हाट आर द डिफरेंट वेज by which we can actually increase the farming. अब इसमें दो तीन तरीके बोले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। देखो फार्मिंग तो तुम्हें पता है, फार्मर फार्मिंग करता है, अपना खेत प्लो करता है और फिर उसमें फसल आती है, फिर काटता है और उसको फसल को मार्केट में बेचता है। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? अब हर फसल का एक सीजन होता है। ठीक है, अब उसने मान लो एक फसल उगा ली, बारिश का मौसम है, उसने फसल उगा ली, ठीक है, 2-3 महीने बाद काट के उसको बेच दिया। अब बाकी साल वो क्या करे, खाली बैठा रहे? नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल क्रॉपिंग का। मल्टीपल क्रॉपिंग जो है बेसिकली दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड जो पूरे इंडिया में यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या मेन मेन चीज क्या होती है कि लैंड जो होती है इज नॉट लेफ्ट आइडल। मतलब उसको खाली नहीं छोड़ते लैंड को, पूरे साल उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें बोते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे जब बारिश का सीजन आता है, जैसे खरीफ सीजन कहते हैं, ठीक है, उसमें राइस उगा देते हैं। फिर ठंड का सीजन आता है जिसे रबी सीजन कहते हैं, ठीक है, उसमें वीट उगा देते हैं। ठीक है, एक बीच में जैद का सीजन आता है, उसमें पोटैटो उगा देते हैं। तो इस तरह से पूरे साल कोई ना कोई क्रॉप उगाते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि यार ऐसा ही था तो पहले ऐसे क्यों नहीं उगाते थे? पहले ऐसा इसलिए नहीं उगाते थे क्योंकि पहले इरिगेशन का सिस्टम नहीं था। पहले क्या होता था, जो फार्मर होता था वो टोटली बारिश पे डिपेंडेंट होता था, तो जब बारिश का सीजन आता था तब जो उगा सकता था उगा उगा लेता था।
उसके बाद जब बारिश नहीं आती, 2-3 महीने बारिश आती है, जब बारिश नहीं आती तब क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। वेल खोद सकता है बट उससे ज्यादा पानी मिलता नहीं था। अब क्या हुआ, बाद में विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से क्या हुआ, फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स खोदे। ठीक है, वो ट्यूबवेल्स क्या करते हैं, बहुत ही जमीन के नीचे जाकर वहां से पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले ही गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, क्योंकि इनमें काफी खर्चा होता है तो गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स खोले, उससे बहुत लोगों को पानी मिला। और उससे क्या हुआ, फार्मर्स तीनों सीजन में सारा साल क्रॉप्स उगाने लगे। जब वो सारा साल क्रॉप्स उगाने लगे तो फार्मिंग प्रोडक्शन बढ़ने लगी। ठीक है, और वो फार्मिंग प्रोडक्शन बढ़ने से कंट्री का डेवलपमेंट भी हुआ। ठीक है, इसमें ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये पहले नहीं हो पाता था, अब हो पाता है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी है गांव के अंदर, तो ट्यूबवेल्स खोदे जा सकते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। तो पहले गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स खोदे, फिर बाद में प्राइवेट लोग आ गए। प्राइवेट लोग जो बड़े रिच फार्मर्स थे वो अपना ट्यूबवेल खुद ही खोद देते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी। तो ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग का मेथड है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो पाया जब इरिगेशन सिस्टम अच्छा डेवलप हो गया। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट जो आता है, किस तरीके से हम फार्मिंग की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, दैट इज यूजिंग हाई वेराइटी सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन तो सबको पता ही है। ठीक है, उसमें इस तरह के सीड्स यूज हुए थे। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हाई वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, ठीक है, थ्रेशर्स, ठीक है, ये सब चीजें जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ती है। ठीक है, और वो जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो उससे फार्मर का फायदा होता है। इनफैक्ट पालमपुर विलेज में जो प्रोडक्शन थी, वो ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि देखो कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। पहले प्रोडक्शन होती थी 1300 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर है। हेक्टेयर मतलब एरिया ऑफ लैंड। तो इतने पर हेक्टेयर 1300 किलोग्राम्स प्रोडक्शन होती थी। ये बाद में इंक्रीज हो गई 3200। कैन यू सी कितना बड़ा, कितना ज्यादा ये बढ़ गया। तो अगर फार्मर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और ये सब चीजें यूज करते हैं तो इनकी प्रोडक्शन उसी लैंड से बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड थिंग इज इरिगेशन सिस्टम, जो मैंने अभी बताया। जब इरिगेशन जो, अगर आप ज्यादा इरिगेशन, अभी भी ऐसे कंट्री में बहुत ज्यादा एरिया है जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे से नहीं दी गई है, अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज दें तो वहां पर भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम अगर होगा तो फार्मिंग और भी ज्यादा बढ़िया होगी, वहां फार्मिंग की प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेम्बर कि अगर मुझे फार्मिंग से प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मुझे ये तीनों चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें एक अक्सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जो बताता है काफी कुछ आज के कॉन्टेक्स्ट में जो रेलेवेंट है, कि अगर आप फार्मिंग से प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो तो जो रिच फार्मर्स हैं उनके पास तो पैसा होता है। ठीक है, लेकिन जो गरीब फार्मर्स हैं उनके पास तो पैसा नहीं होता। तो पैसे का इसमें फिर किस तरह से होगा, इसे कहते हैं कैपिटल। पैसे को मैंने भी बताया ना, पैसे को इकोनॉमिक्स में कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि दो तरह के फार्मर्स होते हैं। ठीक है, जब नॉर्मली हम फार्मर्स की बात करते हैं, आम आदमी फार्मर्स की बात करता है, तो वो डिफरेंस नहीं करता कि देर आर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स एक तरफ, इनकी अलग तरह की लाइफस्टाइल है, इनकी अलग तरह की जिंदगी है। दूसरे होते हैं स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ये गरीब है, ये रिच है। ठीक है, और ये पुअर है। ठीक है, तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास पैसा कहाँ से आता है? सबसे पहले तो इनकी अपनी सेविंग्स होती है, जो इन्होंने बचा, उनके पास अपना पैसा होता है जो वो यूज कर सकते हैं कभी भी फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, फिर ये जब भी फार्मिंग करते हैं तो बीट को, जो भी मान लो उन्होंने बीट उगाया, दे तो दे
वीट को दे सेल इन द मार्केट, और उससे जो पैसा आता है उसको वो बैंक में जमा कर देते हैं। अब ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, ये एक और तरीके से, एक तो हो गया वीट को, अब जो भी ये फार्मर है तो वीट को सेल करने से तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। दूसरा ये क्या करते हैं, ये लोगों को फार्मिंग की तो अंडरस्टैंडिंग होती होती है, तो ये क्या करते हैं, जो ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, इनको लोन दे देते हैं, लोन देते हैं क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो लोन देते हैं स्मॉल फार्मर्स को एट हाई इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट उसका हाई हाई रखते हैं। तो क्या होता है, जब लोन देते हैं तो उससे उनकी इंटरेस्ट रेट के थ्रू अच्छी इनकम हो जाती है। ठीक है, ये लोन स्मॉल फार्मर्स को देते हैं, और उन स्मॉल फार्मर्स की वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी देते हैं। मतलब एक फार्मर है, उसको थोड़े टाइम के लिए, एक महीने के लिए पैसा चाहिए किसी पर्पज के लिए, तो वर्किंग कैपिटल नीड्स, मतलब उसको बीज लेकर आने हैं, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी लोन देते हैं। तो इसके थ्रू ये भी ये पैसा कमाते हैं। ठीक है, स्मॉल फार्मर जो होता है, इस बेचारे के पास पैसा अपना नहीं होता। जब भी इसे फार्मिंग करनी होती है, बीज लाने होते हैं, पेस्टिसाइड या कुछ लाना होता है, तो इसको हमेशा मनी जो होता है वो बोरो करना पड़ता है। ठीक है, अभी बोरो किससे करता है, एक तो मैंने ऊपर ही बता दिया, ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर से बोरो करता है। और किससे करता है, मनी लेंडर्स होते हैं जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ लोन पे पैसा देना होता है। ठीक है, या ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, उनको उनसे भी पैसा लेते हैं। बट ये सब लोग जो होते हैं ना, दे गिव लोन्स टू दीज पुअर फार्मर्स एट वेरी हाई इंटरेस्ट, और इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है कि जब ये इंटरेस्ट चुकाने लग जाते हैं तो इनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि इनको लॉस ही होने लग जाता है। तो इससे इन्हें काफी डिस्ट्रेस होता है। तुमने फार्मर सुसाइड सुना ही होगा न्यूज में, तो वो बेसिकली उसमें भी एक बड़ा रीजन ये होता है कि फार्मर ने लोन उठा रखा होता है एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, और वो लोन का इंटरेस्ट देने में उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उससे उन्हें बहुत डिस्ट्रेस होती है, उनकी लाइफ बहुत बेकार हो जाती है। ठीक है, तो ये है स्मॉल फार्मर्स और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के बीच में डिफरेंस, जो हमेशा याद रखना चाहिए, बिकॉज जब भी फार्मर के बारे में बात होती है ना, तो होता क्या है, मकसद इसके बारे में बात करना होता है, बट फायदा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स का है वो ये वाले फार्मर्स उठा लेते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया फार्मिंग की तरफ से प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ वी विल सी कि जैसे विलेज है, अब विलेज में सिर्फ फार्मिंग ही नहीं, देयर कैन बी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आल्सो, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो और दूसरी तरह की एक्टिविटीज हो, उससे भी उस विलेज के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है और उस विलेज की डेवलपमेंट की जा सकती है। इसमें सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेयरी। क्या होता है ना, विलेजेस के अंदर फार्मर, चाहे स्मॉल फार्मर हो चाहे बड़ा फार्मर हो, कोई भी हो, सबके पास कोई एक गाय, बफेलो, ये सब होते हैं। ठीक है, एक दो गाय या बफेलो होते ही होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों से दूध निकाल के ये मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, और उससे वो पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, दे कैन सेल मिल्क इन द मार्केट। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, इन काऊ और बफेलो को, जो इनका काऊ डंग होता है, वो मैन्योर की तरह यूज किया जा सकता है, और जो किसान अपना उगा रहा है, अपनी फसल उगा रहा है, वहीं पर इसे इन्हें कहीं चरने के लिए बेच सकता है, वहां पर एक रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कोई कॉस्ट भी नहीं लगती ज्यादा, और मिल्क को सेल करके वो अपनी इनकम भी कमा सकता है। ये नॉन फार्मिंग में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैंड के ऊपर उगा के कुछ नहीं बेचा जा रहा, तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है, दूसरा होता है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, वो इंडस्ट्री या वो उस तरह के काम जो होम्स में किए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली गांव में लोग गरीब होते हैं और पैसा ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो वो अपने घरों में छोटे छोटे काम खोज लेते हैं और वहीं पर करने लग जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है जैसे टॉय मेकिंग। ठीक है, फायर क्रैकर्स होते हैं, वो बनाते हैं लोग। ठीक है, ये सब, ये कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड हो गया टाइपिंग, फोर्थ हो गया कंप्यूटर इंडस्ट्री।
इन दोनों को मैं साथ ही ले रहा हूँ बिकॉज इन दोनों में क्या है, जो विलेजेस होते हैं उनमें यंग बॉयज जो अभी अभी पढ़ के चुके हैं, उनको कंप्यूटर्स या टाइपिंग का आइडिया होता है, वो अगर इसमें ट्रेनिंग लें तो उन लोगों को विलेज में ही रह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इससे उनका डेवलपमेंट, उस विलेज का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है फर्नीचर। अब विलेजेस में क्या होता है ना, वुड काफी अवेलेबल होता है। ठीक है, और फर्नीचर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती है क्योंकि काम करना पड़ता है, मशीन से कम ही काम होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो विलेजेस में की जा सकती है, वुड की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, एंड देन दे कैन सेल इन द मार्केट। ठीक है, ये वो एक्टिविटीज हैं जो विलेजेस में की जा सकती है। ठीक है चिंटू। यस सर, एंड आई प्रॉमिस सर, अब मैं जब अपने विलेज जाऊंगा, नानी के यहाँ जाऊंगा, तब मैं ये सब चीजें ऑब्जर्व करूंगा और उन्हें सजेशन भी दूंगा कि किस तरीके से वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। गुड चिंटू, गुड, वेरी गुड। और आई एम श्योर यू वांट टू सी द आंसर्स आल्सो ना, कि किस तरह से आंसर्स लिखने हैं। तो ये देखो, ये फर्स्ट वो था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पालमपुर। ठीक है, इसमें मैंने वो सब बता रखा है पालमपुर की जो लाइफ है उसके बारे में। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन कैन इजीली सी दीज पॉइंट्स, एंड एक बार पढ़ोगे तो उसी में याद हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज कि प्रोडक्शन का एम क्या होता है, और उसमें 4 रिक्वायरमेंट्स, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, देन व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, फार्मिंग में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है। ठीक है, थर्ड इज कि हाउ फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, जो मीडियम एंड स्मॉल फार्मर, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके बीच में किस तरह से डिफरेंस होता है। ठीक है, फाइनल थिंग इज कि नॉन फार्मिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, और और किस तरीके से नॉन फार्म वाली जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। ये चैप्टर तो अब मुझे पालमपुर तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये चैप्टर में मेरा 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके चिंटू, थैंक यू सर, थैंक्स अगेन।